आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन की जीत से बीजेपी ने चल दिया बड़ा दांव। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया का गद्दार कौन? भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर ट्रंप के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी से बात करूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों पर किया ऐलान। नेपाल में तेजी से बदलता घटनाक्रम, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता। इजराइल का कतर में हमास के शीर्ष नेताओं पर हमला। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जेल से आई सामने। यूक्रेन युद्ध में अब नाटो की होगी एंट्री। अमेरिकी तंज के बीच ब्रिक्स वर्चुअल समिट में नहीं शामिल हुए पीएम मोदी। और केवल 2 बल्लेबाजों का शतक, एकमात्र ने लिए 5 विकेट। बीजेपी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई में उत्तर की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी को जीत मिली है। उपराष्ट्रपति पद की जीत ने बीजेपी के लिए आगे की राह खोलने की उम्मीद बढ़ा दी है। जुलाई में धनखड़ के अप्रत्याशित रूप से पद छोड़ने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन चुने जा चुके हैं। उनका चुनाव संसद में एनडीए के स्पष्ट बढ़त से कम और तमिलनाडु में उनकी छवि को लेकर अधिक है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के एक प्रमुख आवाज रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनका चयन तमिलनाडु के द्रविड़ समुदाय को दुविधा में डालने वाला था। इसका तुरंत जवाब इंडिया गठबंधन ने एक तेलुगु उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज पी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके दिया। जो विपक्ष को यह उम्मीद थी कि राज्य में एनडीए के सहयोगियों को भी इसी तरह के धर्म संकट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव रिजल्ट बताते हैं कि अंतिम परिणाम में क्षेत्रीय एकजुटता की कोई खास भूमिका नहीं रही। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव उसे उस राज्य में गंभीर राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त है, जो द्रविड़ पहचान के प्रति अपने जुनून के कारण पारंपरिक रूप से उत्तरी दलों के लिए शत्रुतापूर्ण है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके राधाकृष्णन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। 68 साल के एनडीए उम्मीदवार ने कुल 452 प्रथम वरीयता वोट हासिल किए, जबकि वोट के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोटों पर संतोष करना पड़ा। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार कुल 781 सांसद इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा थे। इनमें से कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, 15 वोट अमान्य घोषित हुए और 14 सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इसमें बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल और पंजाब के 2 निर्दलीय सांसद शामिल थे। पीएम मोदी ने कहा कि वह और राष्ट्रपति ट्रंप भारत अमेरिका के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सफल रहने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत और अमेरिका गहरे दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे भरोसा है कि व्यापार को लेकर हमारी बातचीत भारत अमेरिका के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को आगे ले जाने के लिए रास्ता दिखाएगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात के लिए उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के इस पोस्ट को ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापारिक रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात के लिए उत्सुक हूं। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनका प्रशासन दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी रही कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री से बात करने के लिए उत्सुक हूं। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर भारत ने अब तक काफी सावधानी से प्रतिक्रिया दी है। भारत ने हालात स्थिर होने तक अपने नागरिकों को नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया पर बैन के बाद सोमवार को युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद मंगलवार को भी 2 लोगों की मौत हुई। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के सीनियर नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया है। हमास के एक अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि वार्ताकारों की उनकी टीम को हमले में निशाना बनाया गया। ये टीम दोहा है। हालांकि इस साल जुलाई महीने के बाद से अब तक इस दल की इजराइल से कोई सीधी वार्ता नहीं हुई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उनके सटीक हमले किए गए हैं और इसमें उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो सीधे तौर पर 7 अक्टूबर 2023 के जनसंहार के लिए जिम्मेदार थे। रावलपिंडी में अडियाला जेल के अधिकारियों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान ने अलग अलग समय पर कंधे में दर्द, कान और दांत में इन्फेक्शन के अलावा वर्टिगो यानी चक्कर आने की शिकायत की है। रिपोर्ट के अनुसार इन बीमारियों का सही समय पर इलाज किया गया। जेल के अधिकारियों की इस रिपोर्ट पर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे मामूली बीमारी बताया है। अडियाला जेल के अधिकारियों ने इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंपी। इस रिपोर्ट में अगस्त 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स और उन्हें निजी डॉक्टर उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी गई। यूक्रेन युद्ध के फैलने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। पोलैंड ने दावा किया है कि नाटो के फाइटर जेट को देश के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोनों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा पोलैंड ने दावा किया है कि उसने कुछ रूस के ईरानी मूल के ड्रोन को मार गिराया है। पोलैंड और नाटो गठबंधन के F-16 लड़ाकू विमानों को बुधवार सुबह एक्टिव कर दिया गया है और गिराए गए ड्रोन जब्त करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने के बाद नागरिकों को घर पर ही रहने की अपील की गई है। पोलैंड का रूसी ड्रोन गिराने का दावा काफी खतरनाक है क्योंकि पोलैंड नाटो सदस्य है और नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी नाटो देश पर हमला माना जाएगा। इसलिए इस युद्ध के भड़कने की आशंका काफी ज्यादा बन गई है। पोलैंड ने अपने नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह किया है। इससे पहले यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा था कि रूसी ड्रोन पश्चिम तरफ से बढ़ रहे हैं और पोलैंड के जोमोस्क शहर पर हमले का खतरा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने 8 सितंबर को ब्रिक्स देशों के नेताओं का वर्चुअल समिट बुलाया था, लेकिन पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हुए। ऐसा तब है जब इसी महीने पीएम मोदी SCO समिट के लिए चीन के तियानजिन शहर गए थे। दूसरी तरफ ब्रिक्स की अध्यक्षता अगले साल भारत के पास आने वाली है। SCO और ब्रिक्स दोनों देशों को चीन के दबदबे वाले गुट के रूप में देखा जाता है। नरेंद्र मोदी के बदले इस समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। पीएम मोदी के शामिल नहीं होने को भारत के संतुलनवादी रुख के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ब्राजील ने इस समिट को अमेरिका विरोध के रूप में पेश किया था। इस वर्चुअल समिट में चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला भी शामिल हुए। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं शामिल हुए।
एशिया कप 2025 की शुरुआत अबू धाबी में धमाकेदार अंदाज में हो चुकी है। टूर्नामेंट इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है ताकि टीमें अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर सके। उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। कुल 8 टीमें इस बार एशिया कप में उतरी हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान को जगह मिली है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग शामिल है। दोनों ग्रुप से शेष 2 टीमें सुपर 4 में पहुंचेगी और उसके बाद 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेला जाएगा।